तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दूसरी सबसे पहली यही बात है कि साथियों मैं आप सबसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ, इसलिए कि लगातार कुछ समय से मैं खुद थोड़ा बिज़ी था, इसलिए समय पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कतें आ रही है। इसके लिए भी माफ़ी और आप लगातार चैनल से जुड़े रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत आभार। आज साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटी की, विश्व राजनीति की और उसमें देखेंगे कि जैसा कि हमने अपने एनसीईआरटी की बात की थी तो अपने पिछले एपिसोड में एनसीईआरटी की 12th कक्षा की एनसीईआरटी की बात कर रहे थे हम राजनीति विज्ञान की। और उसमें हमने ये देखा था कि शीत युद्ध कैसे पैदा हुआ, क्या हो गया था? अचानक दुनिया को शीत युद्ध करना पड़ा। दुनिया बंदूकों से लड़ रही थी, परमाणुओं से लड़ रही थी, उसके बाद दुनिया के सामने ऐसा क्या हो गया कि दुनिया बातों से लड़नी शुरू हो गई। और आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि दुनिया की बातों की लड़ाई समाप्त हो गई और जिस समय दुनिया बातों से लड़ने लगी, तो दुनिया के सामने 2 ख़ेमे बन गए, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। मतलब विश्व के 2 टुकड़े होने लग गए थे और हमने ये भी पढ़ा था कि उन दोनों टुकड़ों में विभाजित होने से विश्व को बचाया किसी एक टुकड़े ने, कहने का मतलब किसी एक दल ने या एक गुट ने जिसे हम गुट निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। इनके बारे में भी हमने पढ़ा जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि साथियों आज हम ये जो पढ़ रहे हैं कि 2 ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ? यहाँ 2 ध्रुव कौन से? पहला ध्रुव है वो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, पूंजीवादी सत्ता का प्रतीक है वो। और दूसरा ध्रुव है वो है अपने सोवियत साम्राज्य या सोवियत राज्य जिन्हें हम आज रूस कहते हैं। हम क्यों कहते हैं आज रूस? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जो सोवियत संघ था, उसके जितने भी उसका उत्तराधिकारी कहूँ मैं, जैसे कि बात करूँ राजा के बाद उनका बेटा अगला राजा बनता है, तो वो राजा का उत्तराधिकारी कहलाता है। उसी प्रकार जो शक्तियाँ, जो सेवाएँ, जो शर्तें, जो संधियाँ सोवियत संघ से की गई थी, वो सारी की सारी बाद में किसे दी गई? चाहे उसमें सुरक्षा परिषद की बात हो, चाहे अपने परमाणु हथियारों का बंदीकरण हो या निशस्त्रीकरण की संधि की बात हो या फिर जो भी बातें की गई थी अन्य वार्सा पैक्ट के देशों के साथ, लगभग सारी की सारी बातें या लगभग इन सब के लिए किसे चुन लिया गया था? रूस को चुन लिया गया था। इसे हम ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ अर्थात रूस। उस समय का सोवियत संघ, आज का रूस। हमने ये भी पढ़ा था कि सुरक्षा परिषद में पहले सोवियत संघ को स्थायी दर्जा दिया गया था, स्थायी राष्ट्र के रूप में स्थायी सदस्य के रूप में घोषित किया। लेकिन आज हम सोवियत संघ नहीं पढ़ते, आज हम रूस पढ़ते हैं क्योंकि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका जितना भी जो दर्जा था, जो उत्तराधिकार था, सुरक्षा परिषद की बात थी या सुरक्षा परिषद का सदस्य भी किसे मान लिया गया? रूस को मान लिया गया। और इसके साथ ही साथियों आज हम जो इस एपिसोड में बात करेंगे वो अपनी जिक्र इर्द-गिर्द लगभग 3 पॉइंटों पर रहेगी जिसमें आज मैंने पहले लिखा है, एक है कि सोवियत संघ क्या है? और दूसरी बात हम करेंगे कि सोवियत संघ और एक सोवियत संघ के नेता है जिनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव और इनके साथ ही तीसरी बात करेंगे सोवियत संघ का विघटन क्यों? ये दोनों बातें कहीं न कहीं अपन एक साथ लेंगे ताकि समझने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। हम ठीक तरीके से, अच्छी तरीके से समझ पाएँगे। और ये जो पहली बात है सोवियत संघ क्या है? सोवियत संघ का निर्माण कहाँ से हुआ? इसमें हमें रूस के कुछ नेताओं के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हम जैसे साम्यवाद नाम ले रहे हैं, हम गणराज्य का नाम ले रहे हैं, हम समाजवाद का नाम ले रहे हैं। साथियों, आप एक व्यक्ति के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा आप सबने। एक व्यक्ति इस दुनिया या इस धरती पे ऐसे आए थे जिसका नाम कार्ल मार्क्स नाम करके व्यक्ति है। उन्होंने अपना एक विचारधारा चलाई थी जो बाद में आने वाले उनके अनुयायियों ने उनका नाम दे दिया मार्क्सवाद। ये मार्क्सवादी विचारधारा कहीं न कहीं रूस में अपनाई गई और उस विचारधारा के कारण ही धीरे-धीरे रूस आगे बढ़ता गया। मैं घटना की बात कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ अपने रूसी क्रांति की। साथियों जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूसी क्रांति 1914 में होती है। 1914 से लेकर 1917 तक लगभग ये चलती है। 1917 में रूसी क्रांति का वो दौर आता है जिस समय रूसी क्रांति का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला जाता है जो एक मार्क्सवादी व्यक्ति है। जो ये चाहता है कि अमीरों के हाथ से सत्ता समाप्त हो जानी चाहिए, जो ये चाहता है कि अमीरों के पास पैसे नहीं होने चाहिए। वो ये चाहता है कि अमीरों के हाथ में या निजी संपत्ति को नष्ट करके
समाज के सभी वर्गों के बीच समानता स्थापित करें। इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे और हम उन नेताओं का भी जिक्र करेंगे जिन्होंने विशेष योगदान दिया है। जैसा कि हम अपने पिछले एपिसोड का मैं थोड़ा बहुत जिक्र करूं तो आपको याद होगा, अगर आपने ठीक से ध्यान दिया हो तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि एक व्यक्ति जिनका नाम निकिता क्रुश्चेव आया था, जो क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से हमने जो एक छोटी सी 1962 की घटना पढ़ी थी, किस प्रकार अमेरिका तक को पता नहीं चला था 1900 मतलब अपने 21 दिन तक पता नहीं चला था 1962 की घटना का, 3 हफ्ते तक उन्हें पता नहीं चला था। तो निकिता क्रुश्चेव का भी विशेष जिक्र है, लेकिन आज हम इन्हें इतना नहीं लेंगे। आज हम रूस के 2 महत्वपूर्ण नेताओं का बात करेंगे और उन 2 महत्वपूर्ण नेताओं में एक है अपने व्लादिमीर लेनिन। और अगर आप विश्व इतिहास आगे पढ़ोगे तो एक लेनिनवाद भी आएगा और एक हम बात करेंगे निकिता क्रुश्चेव। माफ कीजिएगा, हम मिखाइल गोर्बाचेव। आज हम अमूमन इन 2 व्यक्तियों की बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें हम और क्या पढ़ने वाले हैं। बस मुख्य तरीके से तो आज का हमारा जो सेशन है ये मतलब यही इन 3 प्रश्नों तक ही रहेगा और उनके बाद इनकी जो आगे की घटनाएं हैं वो हम अपने अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। कभी हमें जब क्यों समय मिलेगा उस समय हम इनके बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए साथियों चलते हैं। पहला है सोवियत संघ क्या है। सुनिएगा साथियों, रूसी क्रांति हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति 1914। रूस के एक राजा थे जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस सेकेंड। ये कौन थे? जार थे। मतलब जार का मतलब होता है सम्राट या राजा, जो भी कहो। ये सम्राट थे कहाँ के? रूस के। लोगों में समाजवाद की भावना का उद्विकास हुआ। लोगों में मार्क्सवाद पनपना शुरू हुआ। लोग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करने लगे। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि अमेरिका की क्रांति फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत रही और फ्रांसीसी क्रांति रूस की क्रांति की प्रेरणा स्रोत रही। कि जो अमेरिका में हुआ उनको फ्रांस ने अपनाया और जो फ्रांस की क्रांति में हुआ उसको रूस ने अपनाया, मतलब रूसी क्रांति ने, रूसी जनता ने अपनाया। तो जार निकोलस का लोगों ने विरोध किया। हम अपने किसी एपिसोड में रूसी क्रांति के बारे में भी बात करेंगे जिसमें हम ये भी समझेंगे कि क्या है खूनी रविवार की घटना, किस प्रकार वहां बोल्शेविक क्रांति की स्थापना होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हम जो आगे एनसीईआरटी की बात, वैसे भी हमारी एनसीईआरटी चल रही है, हम उसमें जरूर बात करेंगे। अब समय है साथियों 1917 का। 1917 में व्लादिमीर लेनिन रूस का सम्राट बन जाता है। मतलब सम्राट की बजाय हम ये कहें एक शासक, मतलब अन्य सब या अध्यक्ष बन जाता है, जो भी कहें, या नेतृत्वकर्ता बन जाता है। रूस का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेता है। कब ले लेता है? 1917 में। और ये किसकी स्थापना करता है? साम्यवादी बोल्शेविक गणराज्य की। साम्यवादी बोल्शेविक गणराज्य की मतलब ये एक पार्टी की स्थापना करता है जिस पार्टी का नाम होता है अपने साम्यवादी पार्टी। साम्यवादी पार्टी। और ये जो नाम है साथियों साम्यवादी बोल्शेविक गणराज्य, इसे यूएसएसआर के नाम से भी
जाना जाता है। ये जो साम्यवादी बोल्शेविक गणराज्य है, ये गणराज्य 1917 में व्लादिमीर लेनिन के कारण ही आया था और यहीं से सोवियत संघ की स्थापना होती है। अब कैसे होती है सोवियत संघ की स्थापना साथियों, ये देखना। तो सोवियत पार्टी की स्थापना या फिर साम्यवादी पार्टी जिसे कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब? 1917 में। संस्थापक कौन थे इस पार्टी के? तो वो व्लादिमीर लेनिन थे। एक हो सकता है छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, साम्यवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? व्लादिमीर लेनिन। अब लेनिन को मन में यूं आया क्योंकि रूस में अगर किसी ने मार्क्सवाद को फैलाया या मार्क्सवाद का संस्थापक रहा तो वो कौन है? व्लादिमीर लेनिन। इस समय व्लादिमीर लेनिन ने रूसी लोगों के मन में ये धारणा पैदा कर दी, ये भावना भर दी कि हमें जो जिन व्यक्तियों की निजी संपत्ति है उन निजी संपत्ति को समाप्त करें, निजी संपत्ति को समाप्त करें, निजी संपत्ति को समाप्त कर समाज में समानता। क्या करना? कि निजी संपत्ति को समाप्त करें और इसके साथ ही क्या करना? समाज में क्या स्थापना करना? किसकी स्थापना करना? समानता की स्थापना करना। ये काम किया व्लादिमीर लेनिन ने। अब इसके बाद धीरे धीरे जनता व्लादिमीर लेनिन की ओर आकर्षित होती गई। 1925 तक व्लादिमीर लेनिन रूस का नेतृत्व करता है और एक सोवियत संघ की स्थापना कर लेता है। साथियों, हम ये भी पढ़ते हैं कि उस समय जो लेनिन के नेतृत्व में जो रूस का विकास हुआ वो भी अच्छा हुआ, इसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अब धीरे धीरे रूस अपनी नीतियों में बदलाव करने लगा, रूस साम्यवादी हो गया, मतलब इसके साथ ही रूस समाजवाद की धारणा को लेकर आगे बढ़ रहा था। दुनिया के बहुत सारे देशों में रूस की चर्चा होने लगी, मतलब सोवियत संघ की चर्चा होने लगी। अब रूस अपना क्षेत्र को धीरे धीरे विकसित कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो रूस उस समय राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में बहुत आगे चल रहा था। परमाणु हथियारों में भी रूस उस समय अच्छा खासा विकास कर रहा था। रूस में तेलीय पदार्थों की पूरी भरमार थी, खनिज अच्छे मात्रा में उपलब्ध थे कि जिससे कि वो अपनी जनता की पूर्ति कर सके। ये सब कुछ रूस में था। 1925 के बाद रूस में एक नेता आए जिसका नाम है स्टालिन। हम साथियों, मैं आज स्टालिन का जिक्र इतना ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्टालिन का जिक्र करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि स्टालिन के जिक्र के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 1925 से लगाकर लगभग 1955 तक, लगभग स्टालिन की बातें 55-56 तक स्टालिन ही रहता है। और यहाँ तक कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में रूस विजेता रहता है या सोवियत संघ जीतता है तो उसका श्रेय भी किसे जाता है? स्टालिन को जाता है। हालांकि स्टालिन ने कुछ इनकी बातों का विरोध भी किया था अपने नाम क्या है, लेनिन की बातों का, लेकिन फिर भी उनको श्रेय जाता है। उन्होंने अच्छा रूस का, सोवियत संघ का अच्छा विकास किया। धीरे धीरे जो पूर्वी यूरोप के देश हैं उन देशों को सम्मिलित करने लगे और देश आकर्षित भी होने लगे कि ये हमारी कहीं ना कहीं भलाई करेंगे। उसके बाद निकिता क्रुश्चेव आते हैं साथियों, और निकिता क्रुश्चेव के बाद एक ब्रेजनेव नाम करके एक रूस के और नेता आते हैं, राष्ट्रपति कह दो सोवियत संघ में, वो बनते हैं। और उनके बाद 1985 में किसके हाथ में रूस की बागडोर आती है? वो आती है सोवियत संघ की बागडोर, मिखाइल गोर्बाचेव। अब हम यहाँ देखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव की क्या भूमिका रही और उन्होंने क्या किया। तो साथियों, अगर आप हम बात करें तो मार्च 1985 में, मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव क्या बने? साम्यवादी पार्टी के सचिव बने। मार्च 1985 गोर्बाचेव साम्यवादी पार्टी के सचिव बने तथा यल्तसिन
बोरिस येल्तसिन पूरा नाम है, तथा येल्तसिन साम्यवादी पार्टी के प्रमुख बने। साम्यवादी पार्टी के प्रमुख बने। ये बातें दो थोड़ी विशेष बातें हैं। मार्च 1985 में गोर्बाचेव साम्यवादी पार्टी के प्रमुख मतलब सचिव के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं, और इसके साथ ही यल्तसिन साम्यवादी पार्टी के प्रमुख बन गए। यही यल्तसिन साथियों आगे विघटन की घोषणा करेंगे। कब करेंगे, ये क्यों स्थिति ऐसी पैदा हो गई, अब थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। जैसा कि हमने साथियों अभी पहले पढ़ा कि सोवियत संघ है वो परमाणु दृष्टि से संपन्न, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से संपन्न, खनिज अच्छे हैं उनके पास, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ज्यों ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दोनों देशों के मध्य, मतलब एक गुट अमेरिका और दूसरा गुट किसका, सोवियत संघ का, इन दोनों गुटों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता होड़ बढ़ने लगी। दोनों अपने गुटों में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को सम्मिलित करने लगे, जिनके ऊपर दबाव भी लगाया गया इनके द्वारा। और मैं अगर विशेष तरीके से बात करूं तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक जो विकास था, उस विकास की प्रक्रिया थी, वो विकास रुद्ध हो गई, मतलब उसका गति रुद्ध हो गई, उसका विकास बंद हो गया। धीरे धीरे वो विकास करना, हाँ मैं ये मानता हूं, या हमें ये बताते हैं या किताबें ये बताती है कि हथियारों में रूस अमेरिका की बराबरी कर रहा था, परमाणु संपन्न था रूस, मतलब सोवियत संघ, लेकिन उसकी जो राजनीतिक और आर्थिक विकास की जो गति थी वो गति रुद्ध हो गई, मतलब गति बंद हो गई, धीरे धीरे कम पड़ने लगी। और उसके बावजूद मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती रूस की ये की होगी, रूस ने ये गलती की या सोवियत संघ ने, कि 1979 में अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। अफगानिस्तान पर सोवियत का नियंत्रण, सोवियत का नियंत्रण 1979 में ज्यों ही सोवियत संघ ने क्या किया, अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण जमाया। पहले से उसकी आर्थिक स्थिति खराब, धीरे धीरे डावाडोल हो रही है स्थिति, और उसके बावजूद भी इसने अफगानिस्तान पर क्या किया, नियंत्रण किया। और इस समय सोवियत के नेता कौन थे, ब्रेजनेव नेता थे, और उनके नेतृत्व में ये कदम उठाए गए। लोगों ने विरोध किया उनका, वहां के लोगों ने भी विरोध किया, तो बाकी वाला तो करना तय है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब स्थिति 1985 तक आते आते कंडीशन खराब हो गई, मतलब लड़खड़ाने तो लग गया। मैं अगर एक हिसाब से कहा तो 1985 तक आते आते सोवियत संघ पंगु बन गया था। अब 1985 में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सोवियत संघ को संभाल सके, और उस समय वो व्यक्ति लोगों को नजर आए जिनका नाम क्या था, ये निकिता, माफ कीजिए, अपने जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका नाम है ये मिखाइल गोर्बाचेव। और लोगों को लगा कि मिखाइल गोर्बाचेव ने उस समय लोगों से वादा किया था कि हम एक ऐसी नीति लाएंगे जिस नीति के जरिए हम अच्छा काम करेंगे और सोवियत संघ में सुधार का प्रयत्न करेंगे। अब सुधार किस बात के करेंगे, उन्होंने पहला वादा किया था, हम राजनीतिक और आर्थिक जो हमारे विकास की गति रुद्ध हुई है, गति रुद्ध का मतलब होता है जो गति धीमी हो गई या गति रुक गई है, आगे बढ़ नहीं रही, विकास नहीं हो रहा, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, विकास करवाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि लंबे समय से जो एक ही पार्टी जो चल रही है, साम्यवादी पार्टी, इनके जो लोग थे उनको विशेष दर्जे प्राप्त थे, विशेष शक्तियां प्राप्त थी, जिससे लोग धीरे धीरे नाराज हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं ये वापस कारणों में वापस हम पढ़ेंगे क्या कारण थे कि विघटन हो गया इसका, और वो भी घटना तो इन विशेष कारणों से या उनके ऊपर विशेष छूट के कारण भी जनता धीरे धीरे नाराज होने लगी। और उसके साथ ही जनता के मन में पहले विश्वास था कि नहीं, हमारा सोवियत संघ अच्छा है, ठीक है। जनता के सामने ये बातें सरकार छुपाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई भी बात है सच सामने आएगा ही आएगा। कभी कभार कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता लेकिन पराजित नहीं हो सकता।
तो फिर आखिरकार लोगों के सामने आ गया कि हम राजनीतिक और आर्थिक विकास में पिछड़ रहे हैं और अमेरिका हमारे से आगे निकल रहा है। तो फिर लोगों ने कहा कि और ये क्या, और इसके साथ ही जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी कहीं न कहीं किसे दबाया, अपने वहां के नागरिकों को दबाया, वहां के किसानों को दबाया, यानी कि वो भी अत्याचार करने लगे, वो भी निरंकुश बनने लगे। इन सब दिक्कतों के कारण धीरे धीरे समस्याएं, आंदोलन, लोगों के दबाव, लोगों के विरोध तो होना शुरू हो गए थे। छोटे छोटे क्षेत्रों में विद्रोह भी किया था लोगों ने, लेकिन लोगों को एक आस थी ऐसी कि जो ये अपने गोर्बाचेव है, मिखाइल गोर्बाचेव, ये हमारी आशा को पूरा कर देंगे। लेकिन इन सब आशाओं को पूरा करने में बहुत समय लगा, और मैं ये कह सकता हूं कि जब तक वे यह पूरा करते उससे पहले सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ के टुकड़े हो गए। इससे पहले एक और महत्वपूर्ण कारण, और एक दो चीजें मैं और लिखाता हूं, विशेष चीजें लिखा रहा हूं, याद रखना साथियों। बर्लिन की दीवार, याद रखना, मैं यही लिख देता हूं, बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961। ठीक है, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? 1961। बर्लिन की, अब ये तो निर्माण है 1961, और समाप्ति कब हुई यही देख लेना। समाप्ति हुई साथियों 9 नवंबर को, 9 नवंबर 1989, ये भी याद रखना। और बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? सोवियत या पूंजीवाद और समाजवाद के विभाजन का प्रतीक। बर्लिन की दीवार, पूंजीवादी और समाजवाद के मध्य विभाजन का अगर कोई प्रतीक थी तो वो कौन थी? अपने बर्लिन की दीवार। जैसा कि साथियों मैं एक और बता रहा हूं, अपने पूंजीवाद है अमेरिका, वापस देख लेना, और समाजवाद है वो है रूस, सोवियत संघ कहते हैं जिसे, और दूसरा अमेरिका पूंजीवाद है और रूस समाजवाद है। अमेरिका को पहली दुनिया कहते हैं, अमेरिका का जो सैन्य संगठन का नाम नाटो है, पहली दुनिया, और ये दूसरी दुनिया, रूस या सोवियत संघ दूसरी दुनिया। तो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के मध्य अगर कोई विभाजन का प्रतीक है तो वो कौन सी दीवार है? बर्लिन की दीवार। साथियों 28 साल तक खड़ी रही थी, 28 वर्ष तक या वर्षों तक खड़ी रही, और 150 प्लस केमी, 150 से अधिक किलोमीटर लंबी थी ये दीवार। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो ये गोर्बाचेव है, मिखाइल गोर्बाचेव, इन्हें विघटन का लिए उत्तरदायी ठहराया, विघटन का उत्तरदायी नेता। कौन? गोर्बाचेव। अब कैसे है गोर्बाचेव उत्तरदायी नेता? तो सुनिएगा साथियों, क्योंकि गोर्बाचेव आने से पहले गोर्बाचेव ने जनता के सामने वादा किया था कि मैं, ये जो आपको मजबूत किया जा रहा, मतलब कहने का मतलब है कि आपके ऊपर अंकुश लगाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की स्थापना में दिक्कत आ रही है, आपकी समानता में दिक्कत आ रही है, आपकी स्वतंत्रता मतलब आपके जीने में आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आने के बाद थोड़ी छूट दूंगा। और इन्होंने यही किया, आने के बाद थोड़ी सी अपनी जो मजबूत कठोर व्यवस्था थी उसमें थोड़ा सरलीकरण, उदारीकरण लाने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं ये उदारीकरण ही आगे जाकर सोवियत विघटन का कारण बन गई। और यही चीज, इनमें ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो है एक साथियों राष्ट्रवाद।
हम हमेशा पढ़ते हैं, हमारे देश में भी कहीं न कहीं देश के आज़ादी के जिस समय कारण पढ़ते हैं कि क्या कारण स्वतंत्रता के कारण क्या थे हमारे देश में, तो हम इतना ज़रूर पढ़ते हैं कि आज़ादी तब आती है जब लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना हो। जब लोग ये सोचें कि अब हमें आज़ाद होना है। जब लोगों के मन में देश प्रेम पैदा हो, और लोगों के मन में देश प्रेम कैसे पैदा हुआ? जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सोवियत संघ में लगभग 15 देश थे उस समय, 15 सदस्य थे। और इन 15 सदस्यों में से एक चीज मैं यहाँ आपको बता दूं, या कारणों में आगे कहूंगा, बाल्टिक गणराज्य। और बाल्टिक गणराज्य के जो देश है, लिथुआनिया है, लताविया है, एस्टोनिया वगैरह है, इन देशों ने तो 1990 में, 1988 में इन देशों में मतलब लिथुआनिया के नेतृत्व में स्वतंत्रता की मतलब अलख जग गई थी, और वहां स्वतंत्रता के आंदोलन चलने लग गए थे। हम यहाँ आगे पढ़ेंगे 2004 में यूरोपीय अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो में सम्मिलित हो गए, जो लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, और इसके साथ ही लताविया है। ये तीनों के तीनों देश, ये जो बाल्टिक गणराज्य है ये, और सोवियत से अलग हो गए 1991 में। 1990 91 में तो इन्होंने अपने आप से अलग भी कर लिया, और इसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य भी बन गए थे ये 91 में। खैर, अब हम, ये तो है इनकी गोरबाचेव की, मतलब अगर छोटा क्वेश्चन पूछ ले तो थोड़े थोड़े चीजों में हम ये कह सकते हैं कि ये चीजें हैं, या फिर गोरबाचेव की ये भूमिका है। लेकिन अब हम विशेष तरीके से कारणों में आते हैं, और कारणों के जरिए पढ़ेंगे गोरबाचेव कहाँ हुआ, मतलब उन्होंने कहाँ गलती की, अगर वे कौन सी गलती नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। सोवियत संघ के विघटन के कारण, विघटन के कारण, एक साथ ही याद रखना, सोवियत संघ की जो समाप्ति की शुरुआत है वो 1989 से शुरू हो गई, ज्यों ही बर्लिन की दीवार टूटी, इसका मतलब है सोवियत संघ टूट गया, मतलब वहीं से शुरू हो गई थी सोवियत संघ की। हम अभी बात करेंगे, जिस समय कारण पढ़ेंगे उनमें, कि अब देखिए साथियों, तो हम पहले पहला कारण से ही शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण मैं बताऊं तो वो है राजनीति और आर्थिक विकास की गति रुकना। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, परमाणु क्षेत्र में रूस संपन्न था, अमेरिका के बराबर चल रहा था, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक विकास की गति थी उसकी, वो रुक गए। लोगों के पास दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चीजें नहीं थी, वस्तुएं नहीं थी, मतलब उनको रोटी के लिए दिक्कत होने लग गई थी धीरे धीरे बाद में। वे अपनी आजीविका किस तरीके से चलाएं, लोगों की भावनाओं को भाप नहीं पाई सोवियत संघ की सरकार है। इसलिए सबसे पहला कारण यह है कि आर्थिक और राजनीतिक विकास की गति रुकना। दूसरा, मिखाइल गोर्बाचेव की उदारवादी नीति, उदारवादी नीति। अब उदारवादी नीति कौन सी, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इन चीजों में छूट दी थी। किन में? जैसे कि हम प्रशासनिक बारे में बात कर रहे थे, जैसे प्रशासन पर भी अंकुश समाप्त हो, मतलब निरंकुश हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम ये समाप्त करेंगे। उन्होंने आजादी के स्वतंत्रता में भी थोड़ी बहुत लोग आंदोलन, लोकतंत्रीकरण की और बात कर रहे थे, तो उन्होंने लोकतंत्रीकरण का भी पक्ष दिया। और इसके साथ ही हुआ क्या था साथियों, दिक्कत क्यों आई थी कि कुछ लोग पक्ष में थे मिखाइल गोर्बाचेव के, और कुछ विपक्ष में थे।
ज्यों मिखाइल गोर्बाचेव जनता की और उदारीकरण की नीति लेके आए, उदारवादी नीति या उदारीकरण की नीति जो भी कहे, या सरलीकरण कह दें हम ये, या फिर हम जो उनके ऊपर कठिनताएं थी उनको कम करने की जो नीति लेके आए, उनके कारण जो साम्यवादी पार्टी के खुद के जो लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे इनका मतलब तख्ता पलट करने की बात की। किसकी? मिखाइल गोर्बाचेव। इसलिए मिखाइल गोर्बाचेव खुद अपनी पार्टी से ही वो बहुमत धीरे धीरे, उनका बहुमत छूट रहा था, वो हार रहे थे, वो पीछे, लोग इनको इनकार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जनता के आह्वान पर इन्होंने धीरे धीरे जो उदारवादी की जो नीति अपनाई, जिसके कारण जो हमने पहले बात की है कि विशेष अधिकार थे साम्यवादी पार्टी के लोगों को, वो अधिकार धीरे धीरे समाप्त होने लगे, और जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। तीसरा कारण, जनता का धैर्य खो चुका था। अब जनता का धैर्य कैसे खो चुका था? मतलब जनता लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव आएंगे, ये हमें सुधार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन इन्होंने प्रयास सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन उनका सुधार उल्टा निकल गया। और ज्यों ही इन्होंने जनता को छूट दी, तो जनता के मन में आजादी के आंदोलन, मतलब आजादी की लहरें उठ पड़ी, जिसके कारण आखिरकार सोवियत संघ को विघटित होना पड़ा। अगर मैं चौथी बात करूं, तो मैं कह सकता हूं लोगों में राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता की भावना का जागृत होना। अब लोगों में राष्ट्रीयता की भावना कैसे जागृत हुई? अब लोगों को लगने लगा कि जो हमारे ऊपर जो 70 वर्षों से लगातार जो एक ही पार्टी क्या कर रही है, शासन कर रही है, जिस पार्टी का नाम क्या है? सोवियत समाजवादी पार्टी या साम्यवादी पार्टी। इस पार्टी के शासन से हम ऊब गए। तो फिर लोगों ने सोचा कि अब हमें इस पार्टी की आवश्यकता नहीं है, अब हमें अपने जो देश है उन देशों की रक्षा करनी। जैसे कि हम बात कर रहे थे ना, जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी किसके पास था? अपने अमेरिका के पास। और पूर्वी जर्मनी किसके पास था? अपने रूस के पास, मतलब सोवियत संघ के पास। तो फिर ज्यों ही वो मतलब दीवार गिरी, तो वो पूरी जर्मनी भी किसकी ओर चला गया? वो पश्चिमी जर्मनी की ओर, मतलब वो भी उधर चले गए। वो भी अपने आप में जर्मनी का एकीकरण हो गया वापस दूसरी बार वहां। हम ये भी पढ़ते हैं जर्मनी का पहले आकरण, मतलब एकीकरण तो 19वीं सदी में होता है, लेकिन यहाँ जर्मनी का दूसरा एकीकरण होता है वापस शीत युद्ध के समय, जर्मनी का एकीकरण। और उसी समय एक और बात, अगली, मतलब हम बात कर सकते हैं यल्तसीन जैसे साम्यवादी नेताओं का साम्यवादी पार्टी से इस्तीफा। साम्यवादी पार्टी से इस्तीफा। जून 1991 में जो यल्तसीन है, इन्होंने भी साम्यवादी पार्टी से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने यहां तक कि सोवियत के विघटन की क्या कर दी? घोषणा कर दी। जैसा कि साथियों, एक बार वापस ध्यान दें कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, इसमें अगर हम बात करें तो एक क्षेत्र है जिनका नाम है बाल्टिक गणराज्य। और ये बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से? इसमें 3 देश सम्मिलित है, मतलब देश सम्मिलित हो सकते हैं हम। कुछ देश का नाम, एक लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया। इनमें सबसे पहले
1988 में एस्टोनिया में, नहीं लिथुआनिया में स्वतंत्रता का आगाज। और ये स्वतंत्रता का आगाज धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता लिथुआनिया से लताविया और लताविया से कहां चला गया, एस्टोनिया चला गया। अब ये तो 1988 की बात। और इसके बाद हमने कुछ विशेष बातें पढ़ी जिसमें बर्लिन की दीवार का जो टूटना है वो 1989 की बात है। इसके साथ हमने ये भी पढ़ लिया साथियों कि मिखाइल गोर्बाचेव सचिव कब बने, तो मार्च 1985 में। और येल्तसिन कब बने, अपने इनके अध्यक्ष या प्रमुख कब बने साम्यवादी पार्टी के, तो वो भी मार्च 1985 में बने। अब अगर हम अगली बात करें तो जिसमें कुछ तथ्य है, ये लगभग कारण है और इन कारणों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि सोवियत संघ का विभाजन या विघटन हो गया या सोवियत संघ समाप्त हो गया और आगे नए नए देश, या सोवियत संघ के विभाजन के बाद एक सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे घोषित करना पड़ा, रूस को करना पड़ा। 1989 में बर्लिन दीवार का टूटना। टूटना 1990 में या फिर 1988 में सोवियत संघ के सैन्य संगठन वारसा समझौते में सम्मिलित देशों को अपने भविष्य तय करने की बात कही, भविष्य तय करने की घोषणा की। सोवियत संघ ने घोषणा कर दी कि वे देश जो वारसा समझौते में सम्मिलित है वे अपना भविष्य तय करें। 88-89 की बातें हैं ये। फिर 1990 की बात आती है। 1990 में 1991 की बात करें, जून 1991, यल्तसिन, पूरा नाम है बोरिस यल्तसिन, का सोवियत संघ लिखूं या फिर इसकी बजाय हम लिखें साम्यवादी पार्टी तो अच्छा रहेगा, साम्यवादी पार्टी से इस्तीफा। पच्चीस दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव का सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा और शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति। 25 दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया और यहीं से शीत युद्ध की क्या हो गई,
समाप्ति हो गई। अब देखो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा करने वाले कौन कौन थे, तो सोवियत संघ के विघटन की घोषणा यल्तसिन ने की। किसने की? यल्तसिन। ये यल्तसिन आगे यल्तसिन द्वारा की गई जिसके साथ रूस, बेलारूस व यूक्रेन जैसे देश थे। यूक्रेन देश थे। कौन कौन थे? कि सोवियत संघ की घोषणा, विघटन की घोषणा 1991 में की गई और किसने की थी? वो की थी यल्तसिन ने। और उसमें कौन कौन से देश थे? तो उसमें रूस थे साथियों। 3 देशों के नाम पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किन 3 देशों ने की, तो रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने, या फिर नेता का नाम पूछे तो यल्तसिन ने। अब देखिएगा अगला, और इसी के साथ ही 1990 में रूस में द्विदलीय पार्टी की बात, मतलब और समाजवादी पार्टी की समाप्ति, या और साम्यवादी दल का अंत। ठीक है। प्रारंभ में 8 सदस्य थे इनके साथ, फिर धीरे धीरे 15 हो गए। कहने का मतलब है इन्होंने अपना एक अच्छा खासा प्रभुत्व जमा लिया। एक और अगर मैं कारण की बात करूं, मतलब विघटन के कारण की, तो जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, वे देश क्या थे? उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। तो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी सोवियत संघ ने क्या लगाए? वहां मतलब विकास किया, और वहां विकास करने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई। ये भी विघटन का एक कारण है। और जिस समय साथियों हम बात करें बर्लिन दीवार की विभाजन की, तो उस समय भी हमें ये सोचना चाहिए, यहाँ विभाजन कोई सेना मतलब जो सोवियत जो बर्लिन की दीवार है उसको गिराने में कोई सेना नहीं आई है, जनता गिरा रही है। तो अब मतलब ऐसे सोचते हैं तो हमें भी जरूर याद आती है कि, या हमें भी ऐसे कथन याद आते हैं जैसे कि दिनकर लिखते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जहां जनता का जमावड़ा होगा, जहां संगठन होगा, वहां चाहे कैसी भी सरकार हो, चाहे कैसे भी नेता हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उनको सरकार के आगे झुकना पड़ेगा, जैसे कि सोवियत संघ के साथ हुआ। और आखिरकार सोवियत संघ को 1991 में टूटना ही पड़ा, समाप्त हो गया। और विश्व का जो 2 ध्रुवीय में विश्व बटा हुआ था, उसकी भी क्या हो गई? समाप्ति हो गई। अब इसके परिणाम क्या हुए साथियों, और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इनके बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तब तक के लिए नमस्कार।